जी, मेरा नाम शकील अहमद है। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सीएसएस की ट्रेनिंग का लेक्चर लेकर। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट। और जब हम अपना वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम एचटीएमएल में लिखते हैं। ये तो आपने पहले लेसन में पढ़ा ही था, लर्निंग एचटीएमएल के अंदर। और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, उस ट्रेनिंग का लिंक। ये जो सीएसएस की ट्रेनिंग है, ये हम मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं अपने वेब पेज डेवलपमेंट को लेकर। एचटीएमएल से हम सिंपल अपने एचटीएमएल पेजेस बनाते हैं। उनको खूबसूरती देने के लिए, उनको स्टाइल देने के लिए हम लोग सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। काम शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने सबसे पहले एक ख़ाली फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाता हूँ, index.html। वो मैं यहाँ से भी जाके न्यू करके क्रिएट कर सकता हूँ। और उस फ़ोल्डर को मैंने अपने इस एडिटर में ओपन कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड के अंदर। फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए या आप ओपन फ़ोल्डर का कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट पे सीएसएस का फ़ोल्डर ओपन है और इसके अंदर कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। मैं पहली फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। ये मेरे सामने ओपन हो गई और मैं अपने फ़ोल्डर में आऊँ तो वहाँ पर भी आपको ये फ़ाइल नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो शिफ्ट 1 दबा के टैब दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एचटीएमएल के लेसन में भी सीखी थी ये चीज़। सेव करता हूँ और इस यहाँ पर इस एचटीएमएल फाइल को मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो गई, जो कि बिल्कुल एक ब्लैंक पेज है और टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर मैं इस कोड के अंदर आऊँ और यहाँ टाइटल में लिख दूँ कि माई फर्स्ट लेसन फॉर सीएसएस, और अब मैं इसको ओपन करूं तो ये देखें टाइटल चेंज हो गया। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा था। अब हम आते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। मैं कोई एलिमेंट्स बनाता हूं, फॉर एग्जांपल H1, हेडिंग 1, H2, हेडिंग 2, H3, हेडिंग 3। सेव करता हूं और उसको रिफ़्रेश करता हूं तो ये 3 हेडिंग्स आ गई। ये सिंपल हेडिंग्स हैं, सिंपल एचटीएमएल का कंटेंट है। एक काम मैं और करता हूँ, पी के टैग से पैराग्राफ, पी फॉर पैराग्राफ, दिस इज़ माय पैराग्राफ टेक्स्ट लोरम, और ये मैंने कुछ टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट भी इसके अंदर लिख दिया। अच्छा, ये सैम्पल टेक्स्ट के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि लोरम इप्सम के नाम का एक सैम्पल टेक्स्ट होता है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ऑफन इस्तेमाल किया जाता है। मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। तो ये पूरा आपने ये लिखना हो तो आप इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड में सिर्फ लोरम टाइप करें। जब ये आ जाए ऑटो कंप्लीट के अंदर, तो यहाँ पे टैब प्रेस कर दें तो वो ऑटोमेटिकली मज़ीद टेक्स्ट लिखा जाएगा। ये देखें। अच्छा, अब हमने ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बना लिया। अब मैंने सीएसएस की मदद से इसको ब्यूटी देनी है। सीएसएस हमारी दो किस्म की होती है, जिसमें से पहली टाइप होती है जिसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। फॉर एग्जांपल ये मैं H1 के टैग के अंदर आता हूँ। सीएसएस देने के लिए एक प्रॉपर्टी जो HTML के हर टैग के साथ चलेगी। कोई भी टैग हो, H1, पैराग्राफ, चाहे लिस्ट का टैग, चाहे टेबल्स हों, कुछ भी हो, आपकी ये स्टाइल की प्रॉपर्टी हर एक के साथ काम करेगी। अब इस स्टाइल के अंदर आकर आपने जो है सीएसएस के कोड्स देने हैं। सीएसएस के कोड्स, इस तरह के कोड्स को हम लोग कहते हैं इनलाइन सीएसएस। जो आप हर टैग के साथ अलग अलग सीएसएस आप देंगे, उसको इनलाइन सीएसएस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका कलर रेड हो जाए, सेव, रिफ्रेश। ये देखें, हेडिंग 1 को मैंने स्टाइल का टैग दिया, स्टाइल की प्रॉपर्टी दी, एट्रीब्यूट दिया और उसमें सीएसएस के कोड लगाए। सीएसएस के कोड लगाने का तरीका यही होता है। पहली चीज़ होती है प्रॉपर्टी, सीएसएस की प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज़ होती है सीएसएस की वैल्यू। कलर के अंदर आप कलर किसी भी टाइप पे दे सकते हैं। 3-4 टाइप्स होती हैं। आप इंग्लिश में कलर का नाम लिख दें, जैसे रेड या लाइट रेड। सेव किया, लाइट रेड काम नहीं कर रहा, कुछ नेम्स काम नहीं करते। लाइट के साथ ये देखें सजेशन आ गई, लाइट के साथ क्या क्या काम कर रहा है।
लाइट ब्लू, लाइट कोरल, लाइट सियान, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे। लाइट ग्रीन लेते हैं, अगर लाइट ग्रीन है तो लाइट रेड भी होना चाहिए मगर नहीं है। ये देखें लाइट ग्रीन। लाइट में जो जो अवेलेबिलिटी है वो आप देख सकते हैं, लाइट पिंक। एनी हाउ, एडिंग टू पे आते हैं, स्टाइल। अच्छा, मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ। कलर मैं कहता हूँ ब्लू, जो कि बहुत अजीब लगेगा बहरहाल ये। अच्छा, इसमें आप सी एस एस की एक प्रॉपर्टी के अलावा ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ कलर वाली सी एस एस की कमांड इस्तेमाल की है, कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी तब्दील हो जाए। तो पहले आप लगाएंगे सी एस एस की प्रॉपर्टी कॉलन और सी एस एस की वैल्यू, फिर सेमी कॉलन दे के नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे बैकग्राउंड कॉलन और यही ग्रीन। सेव करें, रिफ्रेश करें। ये देखें जो हेडिंग 2 है उसको मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया और उसको फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लू लगाया। इस तरह आप इनमें आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अच्छा, कलर के हवाले से एक चीज़ जो अभी तक मैंने आपको कलर बताया है वो सिर्फ कलर के नेम से बताया। आप इसमें हैश कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हैश कलर से मुराद हेक्सा कलर्स, मैंने हेक्सा कलर्स कहना था, सॉरी। हेक्सा फॉर्मेट में भी आप कलर नेम दे सकते हैं मगर उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। हैश का साइन डालें। इसमें जो स्कीम चलती है वो RGB स्कीम चलती है, ये आपने जेहन में रखना है। रेड, ग्रीन, ब्लू, जितने भी कलर्स हैं दुनिया के वो इन 3 कलर्स से मिल के बनते हैं। तो उन्हीं के कम्बिनेशन से उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे आप कलर बना सकते हैं। इसमें हेक्सा कलर्स में होता है कि हेक्सा नंबर्स होते हैं 0 से लेकर F तक। 0 से 0 1 2 3 से लेकर 9, फिर ABCDEF यहाँ तक। ये मैक्सिमम, यानी कि छोटा डिजिट हेक्सा का 0 होता है और सबसे बड़ा डिजिट वो F होता है। मैं इसको F फॉर फुल नंबर, FOR0 सबसे छोटा, इस तरह जेन में रखता हूँ। तो इसमें आपने 6 डिजिट्स डालने हैं हेक्सा के, जिसमें से पहले 2 डिजिट्स, या मैं डिजिट गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले 2 लेटर्स, क्योंकि वो सिर्फ नंबर नहीं है, पहले 2 लेटर्स या करेक्टर, पहले 2 करेक्टर्स आपके रेड कलर को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे 2 ग्रीन कलर्स को, और तीसरे 2 जो हैं वो ब्लू कलर को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये बताया कि F जो है वो सबसे बड़ा डिजिट है, सबसे बड़ा नंबर है हेक्सा के अंदर। तो मैं पहले 2 FF यानी रेड कलर को मैंने फुल कर दिया, और ग्रीन को 00 ग्रीन मैंने नहीं डाला, ब्लू 00 मैंने ब्लू नहीं डाला, सिर्फ रेड कलर डाला। तो जवाब में ये देखें, ये साथ में प्रीव्यू भी दे रहा है। तो जो कलर मेरा बना वो रेड बना। सेव किया, वापस जाके रिफ्रेश किया तो देखें रेड। इसी तरह अगर मैं पहले 2 डिजिट्स को 00 कर देता हूँ और दूसरों को फुल कर देता हूँ तो ये फुल ग्रीन कलर बन गया। इसी तरह तीसरे F करूँगा तो वो फुल ब्लू कलर हो जाएगा। और अगर मैं इसको, आप पहले देख लें, और अगर मैं कहता हूं कि ग्रीन भी फुल रहे और ब्लू भी फुल रहे तो क्या होगा, ग्रीन और ब्लू का कम्बिनेशन जो कलर है सियान कलर, वो बन जाएगा। इस तरह आप मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं कहता हूं थोड़ा सा ना रेड भी शामिल कर दें। ऐसा करते हैं A, 0A, बिल्कुल थोड़ा सा, नहीं कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, 0F कर देते हैं, अभी भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब फुल F करूँगा तो ये क्या होगा, सारे कलर्स को एक साथ मिला लिया जाए तो वो वाइट कलर बनता है। ये वाइट कलर का कोड है। ओके, मैं F के साथ 1 ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन वाइट से। और आप, अगर ज़ाहिर है इतने कोड्स हम याद नहीं रख सकते, तो ये इस पर क्लिक करें कोड्स पे और आप ख़ुद से ड्रैग करके तो देखें कोड बनता जा रहा है। जो कलर आपने बनाना है वो कलर आपके सामने बन रहा है। इस तरह मैं थोड़ा सा, मैं कहता हूँ रेड, ग्रीन कोई नहीं, और ब्लू, रेड और ब्लू को मिला के ये पिंक कलर बन गया। अच्छा, थोड़ा सा कम्बिनेशन इसका कम करो, 9 तो ये थोड़ा सा शेड चेंज हुआ। इस तरह से आप कलर कम्बिनेशन बना सकते हैं। दूसरा तरीका, पहला तरीका कलर के नेम से,
दूसरा तरीका हेक्सा कोड से, तीसरा तरीका RGB कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे भी आपने रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन बताना है। पहले जो नंबर आप देंगे वो रेड के लिए होंगे, दूसरे जो देंगे वो ग्रीन और तीसरा ब्लू के लिए। इसमें 0 से लेके 255 तक नंबर की रेंज होती है RGB के अंदर। 0 मिनिमम नंबर है, 255 मैक्सिमम है। यानी अगर मैं मैक्सिमम R डालूं कोमा, फिर ब्लू नहीं चाहिए 0 कोमा, सॉरी ग्रीन नहीं चाहिए और फिर ब्लू भी नहीं चाहिए, तो ये मेरा रेड कलर बनेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये रेड कलर। बिल्कुल वही लॉजिक आपने रखनी है जो कि हेक्सा कोड्स के अंदर दी थी, मगर यहाँ पे आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से RGB स्कीम इस्तेमाल कर लें, हेक्सा कलर स्कीम इस्तेमाल कर लें, या कलर नेम इस्तेमाल कर लें। तो जो सेव रहती है वो हेक्सा और ये RGB स्कीम सेव रहती है, क्योंकि जो कलर नेम है ना वो ब्राउज़र के हिसाब से वेरी करते हैं। यानी आपने लिखा कि लाइट पिंक, तो उसका शेड थोड़ा सा डिफरेंट होगा अगर आप उसको किसी और ब्राउज़र में ओपन करेंगे। एक ब्राउज़र में शेड पॉसिबिलिटी है, पहले तो ऐसा होता रहा है, तो इसलिए अगर आप हेक्सा या RGB स्कीम इस्तेमाल करेंगे तो एग्जैक्ट सेम होगा, दोनों का कलर शेड सेम होगा। इसलिए सेव वही रहता है कि आप कलर स्कीम इस्तेमाल करें, उनको अंडरस्टैंड कर लें। बल्कि अब तो आसानी है कि जो आपके एडिटर्स हैं वो आपको कलर कम्बिनेशन बनाने में आसानी करते हैं। आप ये ऑटोमेटिक आ जाता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, वो आपको कलर कम्बिनेशन बनाने में बहुत मदद करते हैं, आप बना सकते हैं, वो सबसे बेहतर है। तो आप CSS की प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही मैं स्टाइल्स उठाता हूँ और पैराग्राफ के टैग को भी लगा देता हूँ, सेव करता हूँ। सब कुछ पैराग्राफ में भी इवन, यानी CSS के पावर। मैं हेडिंग 1 को कहता हूँ कि फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स। अच्छा, सेम फॉन्ट साइज सेमीकॉलन हेडिंग 2 को, और सेम हेडिंग 3 को, और सेम ही पैराग्राफ को। सेव किया, आ जाए ये ले जाए। फ़र्क ही नहीं पता चल रहा कि कौन हेडिंग 1 है, कौन हेडिंग 2 है, कौन हेडिंग 3 है और कौन पैराग्राफ है। अगर पैराग्राफ में भी मैं सेम टेक्स्ट लिख देता हूँ, यानी है ये पैराग्राफ मगर अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 1, ये सिर्फ फ़र्क ये है कि ये बोल्ड है, हेडिंग के जो टैग ये बोल्ड नहीं। मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। पैराग्राफ में आप आए, फॉन्ट वेट बोल्ड, सेव, ये लीजिए ये भी फॉन्ट वेट बोल्ड सेव हो गया। अब हेडिंग 2 जहाँ लिखा है और नीचे जो पैराग्राफ वाला हेडिंग 1 है, उन दोनों में देखें कोई फ़र्क नहीं। ये पावर है CSS की। CSS की मदद से आप टैग्स को, कंटेंट को, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ इसमें ला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज की बहुत ज़्यादा पावर है, वो भी हम सीखेंगे कि इमेज को आप CSS की मदद से क्या बना सकते हैं। मगर उससे पहले हम लोग अपनी इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर आप इनलाइन CSS लिखना शुरू कर दें अपने डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो एज अ डेवलपर आपको इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि जो कि मुमकिन नहीं रहेगा। मुमकिन है कि 10 पेजेस की वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो उसमें तो टैग्स हर पेज में इतने इतने, और कोई एक चेंज आ गया तो आप तो बैठ के काम ही करते रहेंगे, उन 10 पेजेस को बार बार खोलेंगे, उनकी इनलाइन CSS चेंज करेंगे। इसलिए ये जितने भी मैंने CSS के टैग्स लगाए हैं स्टाइल के, मैं सब के सब रिमूव कर देता हूँ। ये तरीका नहीं हम अडॉप्ट करेंगे, ना ही इस तरीके से काम किया जाता है। CSS के कोड्स यही होंगे जो भी हमने सीखे हैं, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज़ वगैरह, वो सब कुछ यही होगा। मगर उसका तरीका ये है कि आप हेड में आए, स्टाइल का टैग लगाएं एक, इसके अंदर आप कहें कि जो H1 का टैग है, ब्रैकेट स्टार्ट और H1 की बॉडी, उसका आप कहते हैं कि कलर रेड कर दें। सेव करें, आके रिफ़्रेश करें। अब देखें, ओरिजिनली पहले 3 हेडिंग्स हैं और चौथा जो है वो पैराग्राफ है, वो अपनी असली शक्ल में आ गए। मगर अब मैं 1 बाय 1 जाके एक एक को स्टाइल्स के टैग नहीं दूंगा।
मैंने हेडर से बैठ के कंट्रोल कर लिया। और अगर इसके अंदर H1 की मैं एक कॉपी सबसे नीचे और ले लेता हूँ, रिफ्रेश, ये देखें, चाहे इसके अंदर एक H1 का टैग हो, चाहे 50 H1 के टैग्स हो, सबको जो डिज़ाइन जो स्टाइल मैंने चूज़ कर लिया है वो ही इम्प्लीमेंट होगा। ये देखें, बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे कर लेते हैं, सेव, ये इस तरह इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ सेम यही स्टाइल H2 को भी हो जाए, तो या तो आप अलग से लिख लें एक H2, उसकी बॉडी बना लें, उसमें चेंज कर लें, या इसी के साथ कॉमा डाल के आप नेक्स्ट टैग का नाम भी लिखें, रिफ्रेश। इसी तरह H3 और इसी तरह P, यानी इन सब को ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए। और वही काम सबका फ़ॉन्ट साइज़ सेम कर दें, 25 पिक्सल्स, सबको बोल्ड कर दें, सेव, रिफ्रेश, एक जैसे, या बोल्ड ख़त्म कर दें, फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल। इवन H1 जो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होते हैं वो भी बोल्ड नहीं रहे। तो आप CSS की मदद से कैसे भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है। आप कहते हैं कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में 2 H1 है या 2 से ज़्यादा H1 है, मगर मैंने सिर्फ मखसूस फ़लाने H1 को, यानी ये सबसे लास्ट वाले H1 को, सिर्फ मैंने इसकी हेडिंग्स, इसकी स्टाइल्स चेंज करने, बाकियों के नहीं करने, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर आप CSS के सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़हन में रखें कि CSS को सिलेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके लिए हम लोग क्लास का नाम या आईडी नेम्स वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो पहली मेरी हेडिंग है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ H1। जो ये वाला H1 है मेरा, ये वाला, इसको मैं आईडी दे देता हूँ H2, या कोई भी नाम आप दे दें, डजेंट मैटर। मगर एक बात ज़हन में रखें कि जब आप HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो अगर आपने HTML के किसी एलिमेंट को जो एक आईडी असाइन कर दी, वो डुप्लीकेट ना करें, वरना उससे एरर्स जनरेट होते हैं। आईडी यूनिक होती है। हाँ, क्लास जो है वो आप एक जैसी क्लास रख सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं क्लास, और ये हेडिंग 2 को भी क्लास दे सकते हैं। अब ये मैंने कुछ को क्लासेस लगा दी। यहां पर मैं कहता हूं, ये मैंने ख़त्म किया, मैं कहता हूं हैश आईडी नेम H1, जिसका H1 हेडिंग है, आईडी है, सिर्फ उसको ये वाले सारे CSS की इम्प्लीमेंटेशन हो। अब सिर्फ आपको याद होगा कि हेडिंग 1 जो सबसे पहले लिखी थी, उसकी आईडी मैंने H1 लिखी थी। अच्छा, H2 को अगर मैं कह देता हूं, हैश का मतलब है कि आप आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे लास्ट वाली जो हेडिंग थी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये पैराग्राफ में आके ना मैं वापस लोरम इप्सम कर देता हूँ ताकि आसानी रहे कि ये हेडर नहीं है, ये टेक्स्ट है। ओके, हैश के साथ आप जो सेलेक्ट करते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं आईडीज़ के लिए। और अगर आपने क्लासेस को ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी हो तो आप डॉट के साथ आगे क्लास नेम H1। अच्छा, एक मैं ये जो H1 की क्लास है ना, ये मैं हेडिंग 1 को भी लगा देता हूँ, और यही क्लास पैराग्राफ को भी लगा देता हूँ H1। अब मैंने H1 को CSS लगाए, डजेंट मैटर कि वो हेडर्स हैं और या वो फिर पैराग्राफ है, वो कोई भी है, वो क्लास जो है जिसको ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को भी H1 लगी हुई थी और पैराग्राफ को भी लगी हुई थी, जिसको भी लगी है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मज़ीद एक और एडवांस कि मैं कहता हूँ नहीं, H1 को लगे मेरे ये CSS के स्टाइल, बट सिर्फ H1 के टैग्स को। पैराग्राफ में अगर H1 लगी भी हुई है ना, H1 की क्लास, तो वो उसको ये चीज़ इंप्लीमेंट ना हो, तो फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि टैग का नाम डॉट क्लास का नाम, या ये थोड़ी सी कंफ्यूज होगी। मैं क्लास का नाम ना ऐसे रखता हूँ कि
माई हेडिंग 1 ये क्लास नेम है। ये मैंने हेडिंग 1 को भी लगा दी, हेडिंग 2 को भी लगा दी और पैराग्राफ को भी लगा दी। ये मेरी क्लास नेम है माई हेडिंग 1, यानी कि मैंने अपनी हेडिंग एक डिफ़ाइन की है कि मेरा ये कलर हो, ये साइज़ हो, ये बैकग्राउंड कलर हो। अब अगर मैं खाली डॉट माई हेडिंग 1 करूँगा तो तीनों को इम्प्लीमेंट होगी। अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा कि H1 डॉट हेडिंग 1 यानी जिसका टैग H1 है और उसकी क्लास हेडिंग 1 है तो उसको इम्प्लीमेंट हो। ये देखें सिर्फ H1, ये H2 था, इसको भी नहीं, पैराग्राफ को भी नहीं। आप मज़ीद इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने हेडर से बैठ के कि आपने किस तरीके से स्टाइल्स इम्प्लीमेंट करने हैं सेलेक्टर्स की मदद से। फिर इसके अलावा सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, उसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, नेम रख दो फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। लाइन ब्रेक करो, इनपुट टेक्स्ट और इसका नाम लास्ट नेम। अब देखिए एक ये फॉर्म बना है छोटा सा, मैं वहीं से बैठ के CSS सेलेक्ट करके इसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने इसको ना तो कोई आईडी लगाई है, आईडी लगा के तो मैं कर ही सकता हूँ जो अभी हमने सीखा है, और ना ही मैंने इसको कोई क्लास लगाई है। मैं फिर भी कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट का टैग जिसका नाम फर्स्ट नेम है, यानी आप हेडिंग सॉरी आप आईडी और क्लास के अलावा उनकी जो ये एट्रीब्यूट्स हैं उसकी मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें इनपुट, जब आपने एट्रीब्यूट कंट्रोल करना है तो ना आपने डॉट लगानी है ना आपने हैश लगाना है, उसके लिए आपने ब्रैकेट्स लगानी है विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं देनी। नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, आपने सेलेक्टर लगाया कि ऐसे इनपुट को सिलेक्ट करो जिसका नाम फर्स्ट नेम है और ब्रैकेट। अब आप कहें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर दो, चलो रिफ्रेश, ये देखें सिर्फ फर्स्ट नेम। अंदर टाइप करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए क्योंकि कलर वो मैं वाइट कर देता हूँ, वो डिफ़ॉल्ट में ब्लैक होता है। इसको मज़ीद थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, पैडिंग 15 ज़्यादा हो जाएगी, 10 पिक्सल्स, रिफ्रेश। ये देखिए मैं कलर ज़रा चेंज करता हूँ, मैं इसमें चेंजेस बॉर्डर 0 या नन, कोई बॉर्डर ना हो, रिफ्रेश। लेकिन बॉर्डर ख़त्म हो गया, ये जो बॉर्डर डिफ़ॉल्ट में होता है वो मैंने ख़त्म कर दिया। और अब मैं जब इस पर कर्सर रख रहा हूँ तो पता मुझे चल रहा है कि यहाँ पे कर्सर है। तो इस तरीके से आप सेलेक्टर्स आईडी के हिसाब से, सेलेक्टर्स क्लास नेम के हिसाब से और किसी भी एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट से मुराद ये देखें मैं लाइन एक इनपुट और लगाता हूँ और इसकी टाइप डेट कर लेता हूँ, नेम भी दे देते हैं, डेट सेव। मैं कहता हूँ मैंने नेम वाइज नहीं, जिस जिसकी टाइप डेट है या जिस जिसकी टाइप टेक्स्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू ये लें, यही सारी चीज़ें अब ये डेट को अप्लाई हो गई जो मैंने उस सिलेक्शन के दौरान कही हैं। हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं, बैकग्राउंड लाइट ग्रे, ताकि देखने में पता चले। तो आप किसी भी एट्रीब्यूट के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं सेलेक्टर्स की CSS के लिए। तो ये आज हमारा बेसिक सा लेसन था। हम मज़ीद एट्रीब्यूट्स और मज़ीद तरीके CSS के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।